हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम जो कि विंड चाइम्स की बुक है क्लास 7 की, उसका चैप्टर द एमसीसी लेसन को स्टडी करेंगे, जो कि 12th लेसन है विंड चाइम्स की जो बुक है क्लास 6 की उसका। तो इस लेसन को तो हम एक्सप्लेन करेंगे, साथ में जो डिटेल्ड वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे और यहाँ भी हम आपको देंगे। लेकिन डिटेल्ड वर्ड मीनिंग्स अगर आप चाहते हो तो आप वेबसाइट को विजिट करो, और भी मैटर आपका क्वेश्चन आंसर्स एटसेट्रा सब आपको वहीं मिलेगा। और हमने हेल्प के लिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया, आप वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए हम आगे चलते हैं इस ट्यूटोरियल में, और एमसीसी क्या है वो सब स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चों के लिए है, बच्चों के बीच की बातें हैं इसमें। और इसको बहुत ही, और इंडिया के जाने माने राइटर मीन्स आर के नारायण जी, उनकी है ये रचना। और यहाँ जो मालगुडी लिखा है ना, आज में लिखा भी गया है कि मालगुडी इज अ फिक्शनल प्लेस। तो आर के नारायण ने अपने नॉवेल्स में एक प्लेस का यूज किया है अधिकतर, मालगुडी, जो कि उनकी खुद की अपनी इमेजिनरी प्लेस है कर्नाटक में। और कई बड़े राइटर्स ने ऐसा ही किया अपने नॉवेल्स के लिए, अपने राइटिंग्स के लिए, अपने खुद के माइंड में क्रिएटेड मैप्स को, इमेजिनरी प्लेसेस को यूज किया है। तो इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग। तो आर के नारायण तो इंडिया के काफ़ी फेमस हैं। और थोड़ा सा जो बुक में दिया गया वहीं से हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम बैक में लौट के फिर हम स्टोरी पे आएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आर के नारायण जी को, ये इनका जीवन काल रहा 1906 से 2001, और वेल नॉन इंडियन नॉवलिस्ट थे। और उनकी सिंपल स्टोरीज़ मालगुडी के इर्द गिर्द प्लेस के, मतलब जगह के आसपास उन्होंने स्टोरीज रची हैं अपनी, जैसे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स, उसमें स्टोरीज़ हैं और उसी में से स्टोरी ली गई है जो आप एमसीसी पढ़ रहे हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स है, द इंग्लिश टीचर है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, आज भी खूब पढ़ी जाती हैं। और उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला, पद्म विभूषण भी, जो कि हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद। ये पद्मश्री, पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण। और फिर टेलीविज़न में भी अभी हम एक बताएंगे आपको सीरियल का, और फिल्म भी बनी है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि गाइड फिल्म ने तो तहलका ही मचा दिया था एक बार से, है ना। वर्ल्ड क्लासिक्स में इसको रजिस्टर किया गया है। और मैंने भी फिल्म देखी है, नॉवेल भी पढ़ी है। नॉवेल तो हमारे कोर्स में हुआ करती थी तब, व्हेन आई वाज इन माई इंटरमीडिएट क्लासेस। तो इसके पीछे चलते हैं थोड़ा सा। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स में जो करेक्टर्स हैं, जैसे स्वामी है, तो स्वामी को बताया गया है कि वो ही स्मॉल एंड timid है, छोटे कद का है, डरपोक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी डर जाता है, घबरा जाता है स्थितियों से, बट स्टिल ट्राइज हिज हैंड एट मिस्चीफ। ट्राइज हिज हैंड एट मिस्चीफ का मतलब है कि मिस्चीफ मतलब शरारत, लेकिन वो शरारत करने से बाज नहीं आता, अपने हाथ आजमाता रहता है शरारत करने में। और पीस मेकर भी है, यानी झगड़ा उगड़ा उनके आपस में फ्रेंड्स में हो जाता है तो उनको सुलझाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता। वी कैन से दैट कि ही इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अमंग हिज फ्रेंड्स। जब हम पढ़ते हैं स्टोरी को तो इसकी अपनी एक छवि बनती है। और ही बिकम्स अनलाइकली हीरो इन क्रिटिकल सिचुएशंस। क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब होता है कि सीरियस सिचुएशंस जहाँ पर हमें डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है, उन डिसीजन से फ़र्क पड़ सकता है उन सिचुएशंस पर। मतलब संकट की स्थितियों में, नाजुक स्थितियों में, जब कुछ समझ में नहीं आता तो वहाँ पर अनलाइकली हीरो बन के आता है। मतलब जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ पे भी वो हीरो अपने आप बन जाता है, लक्की, है ना, पर्सन। बाकी वर्ल्ड मीनिंग्स स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। एक है राजम, राजमा से राजम। रिच है, मतलब उसके पिताजी चूँकि पुलिस ऑफिसर है। डोमिनेरिंग भी है, डोमिनेरिंग मतलब अपनी धाक जमाता है, डिक्टेट करता है लोगों को, मतलब थोड़ा सा दबंग टाइप का, मतलब वो कहता है और लोग उसका कहना मानते हैं, आदेश चलाने वाला। येट आल्सो जनरस, लेकिन दिल से बड़ा उदार है। मतलब उसके बोलने चालने की शैली, चूँकि वो रिच परिवार से आता था और पुलिस ऑफिसर का बेटा भी था, और ये अंग्रेज़ों की समय की कहानी है, वी वर नॉट फ्री एट दैट टाइम। इज सिंसियर, और ईमानदार भी है। पढ़ने में तेज है, और आर्ग्यूज़, बहुत ही रीज़न चलाता है, बहुत ही लॉजिक चलाता है, तर्क करता है ना, आर्ग्यूज लॉजिकली। और अंग्रेजी भी खूब फराटेदार बोलता है। और मनी की बात अगर हम करें तो मनी इनमें से थोड़ा सा हेल्दी है, लेकिन थोड़ा बुली टाइप का है। मतलब धौंस जमाता है, अपनी ताकत के बल पे लोगों को दबाने की कोशिश करता है, डराता धमकाता है, और पढ़ने में उसका मन नहीं लगता। ठार्डी भी है, मतलब थोड़ा सा स्लो है, मंदबुद्धि है, कोई भी एक्शन लेने में स्लो रहता है, थोड़ा धीमा टाइप का है ये। आलसी तो नहीं कहेंगे, मतलब सुस्त टाइप का। और थोड़ा अंधविश्वासी भी है, गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है इसको, लेकिन ये भी लॉयल है और प्रोटेक्टिव है। तो आपने देखा ना कि इन तीनों फ्रेंड्स में अलग अलग है सब कुछ, और ये बचपन के फ्रेंड्स हैं। राजम चूँकि बाद में आता है इनकी फ्रेंड्स कैटेगरी में। तो देखिए स्वामी भी देखा जाए तो वो भी थोड़ा शरारती बताया गया, राजम को बताया गया कि डोमिनेरिंग है, लेकिन फिर भी वो उदार है, जनरस है, पढ़ने में तेज है। मनी को देखा जाए तो वो भी लॉयल प्रोटेक्टिव है, यानी अपने दोस्तों के प्रति वो वफादार भी है और थोड़ा सा प्रोटेक्टिव भी है, मतलब कि कहीं किसी को नुकसान ना हो इस चीज़ का भी ध्यान रखता है, यानी खुद आगे सिचुएशन को फेस कर सकता है अपने फ्रेंड्स की बात आएगी तो।
यहाँ मैं आपको बता दूं कि मालगुडी डेज़ बहुत ही आइकनिक सीरियल रहा है, दिल्ली दूरदर्शन पर आया करता था। हमने इसको देखा भी है। शुरू में इसकी म्यूज़िक और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे कैमरे का प्रयोग करते हुए इसे, और ये स्टोरीज़ एमसीसी भी स्टोरीज़ जो है उसमें आपको मिल जाएगी। और मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एमसीसी स्टोरी वाला जो पार्ट देखने के लिए, वो आप खाली उसको क्लिक करेंगे और आप यूट्यूब पे ही उस वीडियो को देख सकेंगे, जिसमें ये क्रिकेट टीम के बारे में है जो यहाँ पे जिक्र है। इसके बाद थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो देखिए यहाँ बताया गया है कि जो हमारे स्पोर्ट्स के पीपल होते हैं, जैसे हमारी क्रिकेट की टीम है तो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हुई नज़र आती हैं। तो ठीक ही है, अगर हमारी क्रिकेट टीम है, हमारी फुटबॉल टीम है, हमारी हॉकी टीम अगर बाहर हारती जीतती है तो ऐसा लगता है कि भारत हार रहा है, भारत जीत रहा है। तो पूछा गया ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारी कंट्री के लोग होते हैं, बाहर खेल रहे हैं तो उनकी जीत हार सीधा सीधा हमारे भारत से जुड़ती है, तो हम पे फ़र्क तो पड़ता ही है। और स्पोर्ट्स हमारे जीवन का हिस्सा है, बचपन से हमें खेलना पसंद होता है, इसलिए स्पोर्ट्स टीम और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे हमारी ज़्यादा नज़र रहती है और ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसी के साथ मतलब एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतने सक्षम होते हैं कि अपनी अपोनेंट टीम के प्लेयर्स की भी तारीफ़ कर देते हैं, या उनकी जो सपोर्टिंग टीम होती हैं, जैसे फुटबॉल क्लब्स हैं, इंग्लैंड और स्पेन का एग्जाम्पल दिया गया है, और डिफरेंट कंट्रीज़ की टीम्स को। तो ऐसा ये होता है कि अगर आपके अंदर खेल की स्पिरिट है तो आप उस समय किसी देश की तारीफ़ नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उस अच्छे खिलाड़ी के अच्छे खेल की तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो वी कैन डू दैट, और हमें करना भी चाहिए कि हम जीतें या हारें, जीतें तो भी, और अगर हम हारते भी हैं तो जीते हुए खिलाड़ी ने जो हैं उनमें से कोई अच्छा प्रदर्शन कोई करता है तो हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो कैसे होता है? हो जाता है। उन लोगों को हम यही कहेंगे दे आर जनरस पीपल, है ना, जो इस तरह का काम कर सकते हैं। नहीं पता चला हमें हरा दिया तो हम गुस्सा ही गुस्सा हैं उनसे। चलिए हम स्टोरी भी डायरेक्ट आते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से डायलॉगबाजी से स्टार्ट है, मतलब जहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा मिल जाए तो समझ लो कि भाई वहाँ बातचीत हो रही है। व्हाट शैल वी कॉल इट, यहीं से स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। हम इसे क्या कहेंगे? तो ये लोग क्रिकेट टीम बना रहे हैं, ठीक है ना, तो क्रिकेट टीम का नाम क्या रखा जाए उस पर यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। तो वहीं पे ये होता है व्हाट शैल वी कॉल इट। अब कौन कहता है ये पता चलना चाहिए, आगे हम चलते हैं तो कि हम अपनी टीम का नाम क्या रखेंगे। डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता? इट इज़ द एमसीसी सेट राजम। अरे इसका नाम एमसीसी है, राजम ने कहा, वही जो डोमिनेटिंग है ना, उसकी आवाज़ में भी डिक्टेशन टाइप का होता है, डिक्टेट कर रहा होता है। तुम्हें नहीं मालूम, या आप कह सकते हो तुम्हें नहीं मालूम, एमसीसी है इसका नाम, उसने खुद ही डिसाइड कर दिया। बट दैट इज़ हॉब्स टीम इजंट इट। लेकिन ये तो हॉब्स की टीम है बच्चों। ये जो हॉब्स है ना, ये बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, इसे मास्टर खिलाड़ी कहा जाता है, मतलब मास्टर प्लेयर, मास्टर क्रिकेटर। और ये चूँकि एमसीसी की तरफ से खेलते थे, मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब, इंग्लैंड के टूर पर जाते थे, तो ये कहता है कि अरे वो तो हॉब्स की टीम है, इजंट इट। यहाँ पे क्वेश्चन टैग, अगर आपने ग्रामर में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन टैग है, जब हमें कंफर्म करते हैं, है ना, इस टाइप से। लेकिन वो तो हॉब्स की टीम है ना, इस तरह से। दे में ड्रैग अस, ड्रैग मतलब घसीटना, दे में ड्रैग अस बिफोर कोर्ट, अरे वो हमें कोर्ट में घसीट सकते हैं इफ़ यू टेक देयर नेम, अगर हम उनका नाम ले लेते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा सेंसिटिव भी हैं इन सब चीज़ों को, कि किसी दूसरे का अगर हम नाम यूज़ करेंगे, फिर भी इतनी बड़ी क्रिकेट संस्था का अगर हम नाम लेंगे तो कहेंगे ना कि हमारा नाम चोरी कर लिया है, और फिर हमने कोर्ट में घसीट देंगे। तो यहाँ बच्चों ये ध्यान रखिए कि ये जो है द ब्रिटिश पीरियड की कहानी है, मतलब जब हम गुलाम थे और हमारे देश में ब्रिटिशर्स का शासन था, तो उस वक्त कोर्ट कचहरी बहुत होती थी और पब्लिक, इंडियन पब्लिक को ही परेशान किया जाता था, है ना। तो वो इसलिए यहाँ पे कोर्ट बच्चों के दिमाग में है कि वो हमें छोड़ेंगे नहीं, कोर्ट में घसीट देंगे। Who says that if we get into any trouble, I shall declare before the judge that MCC stands for मालगुडी क्रिकेट क्लब। अब ये बात राजम ने कही होगी कि कौन कहता है, अगर हम किसी परेशानी में फंसेंगे तो आई शैल डिक्लेयर, डिक्लेयर मतलब खुलेआम पब्लिक में खुल्लम खुल्ला कह देंगे जज के सामने कि एमसीसी का मतलब है मालगुडी क्रिकेट क्लब। यहाँ उसने, चूँकि वो आर्ग्यू करता है ना, दिमाग भी लगाता है काफ़ी, तो ये जो ऊपर वाला था ये स्वामी बोलता है, मतलब ये चीज़ स्वामी कहता है, ये राजम कहता है कि हम एमसीसी का ये रूप बता देंगे। तो स्मार्ट बॉय स्वामीनाथन वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। स्वामीनाथन मतलब वही स्वामी, वो थोड़ा सा निराश होता है इस चीज़ को लेकर कि दो एज एमसीसी मीन्स कि अगर हम एमसीसी नाम लें तो दो, यद्यपि इट साउंडेड इम्पोजिंग, इम्पोजिंग मतलब होता है कि बहुत प्रभाव डालने वाला, वेरी इंप्रेसिव, नाम तो बहुत ही इंप्रेसिव है। द नेम वॉज रियली अ बिट टेम। टेम वैसे तो आप जानते होंगे कि भाई किसी को हम अपना पालतू उल्तू बना लेते हैं तो ईजिली हम उससे वर्क ले सकते हैं, पर यहाँ पे टेम का मतलब ये है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत ही एक्साइटिंग नहीं है। ये नाम जो है चूँकि सुना सुना भी है, ऑलरेडी यूज होता चला आ रहा है,
तो एक थेम है, मतलब कि कुछ और हमें सोचना चाहिए। आई थिंक वी हैड बेटर ट्राई सम अदर नेम। तो वो राजम बोलता है हमें कोई और नाम ट्राई करना चाहिए, तो एग्री करता है। व्हाट डू यू सजेस्ट? अब चूंकि ये जो मालगुडी डेज में सीरियल चलता है तो वहाँ पर पता चलता रहता है कौन कौन बोल रहा है, तो यहाँ नहीं लिखते तो पता नहीं चलता कौन बात कर रहा है। बट व्हाट डू यू सजेस्ट, तुम क्या कहते हो, मतलब तुम क्या सुझाते हो, तुम्हारा क्या आइडिया है? वेल खैर, आई एम फॉर फ्रेंड्स 11। फॉर मतलब मैं तो भाई फ्रेंड्स 11 नाम के पक्ष में हूँ। फ्रेंड्स 11 फिर उसको रिपीट करता है, मेरे ख्याल से स्वामी कहता होगा इस चीज़ को। और से या कहो तो जंपिंग स्टार्स हो सकता है, स्वामीनाथन ने कहा। ओह दैट इज़ नॉट बैड यू नो। हाँ खराब नहीं है। समझो कि मतलब खराब तो नहीं है वो। यू नो तो स्लैंग है ना, हम लोग अक्सर जगह यू नो, तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है ना, इस टाइप से। तो खराब तो नहीं है। आई डू थिंक इट वुड बी ग्लोरियस टू कॉल आवरसेल्व्स जंपिंग स्टार्स। ग्लोरियस का मतलब होता है ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल, मतलब सुहावना, अच्छा लगे, जो मन को अच्छा लगे, लोगों को भी अच्छा लगे, इम्प्रेसिव भी हो, शानदार। तो उन्होंने कहा हाँ, जंपिंग स्टार्स अगर हम कहते हैं तो ये बहुत अच्छा लगेगा, इट वुड बी ग्लोरियस। राजम इंस्टेंटली हैड अ विजन ऑफ ए न्यूज़पेपर। उसका राजम विजन का वैसे मतलब तो इंस्टेंटली मतलब होता है तुरंत, उसी समय जब ये जंपिंग स्टार्स नाम दिया जाता है तो वो उसका एक विज़न बनता है। विज़न का वैसे तो मतलब होता है कि जो आप देख सकते हो, आपका विज़न है, दृष्टि के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर के लिए आया है, मतलब आप जब भी यूज़ करते हो कि आने वाले समय में आप क्या आप पहले से ही एंटिसिपेट कर सकते हो, वो आपका विज़न होता है। अभी आपका जो कोई गोल होगा कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कि सेना में भर्ती होना है, कि ऑफिसर बनना है, कि आपको सोशल एक्टिविस्ट बनना है, जो भी बनना है, तो आगे चल के बनोगे। तो अगर अभी से आपने कोई गोल बनाया तो आपका विज़न है ना। मैं अभी से बैठे बैठे देख रहा हूँ कि आज के 10 साल बाद मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, ये बन जाऊँगा, तो आपका विज़न है। तो राजम बैठते बैठे अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है और सोचता है कि एक न्यूज़पेपर में छपेंगी बातें, रिपोर्ट छपेगी, उसमें लिखा होगा जंपिंग स्टार साउंडली मतलब बुरी तरह से, खूब कस के, अच्छे ढंग से। थ्रैश का मतलब होता है एकदम धराशायी कर देना, पीट पीट के। तो यहाँ ये हो रहा है कि जब मैच होगा और जब हम लोग हरा देंगे तो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपेगी, जंपिंग स्टार्स ने बोर्ड हाई स्कूल 11 मतलब दूसरी टीम को पीट के रख दिया बुरी तरह से, यानी कि बुरी तरह से हरा दिया। इट इज़ अ ब्यूटी आई थिंक ही क्राइड मूव्ड बाय द विजन। तो वो ये कहता है कि ये जो नाम है जंपिंग स्टार्स, ये अपने आप में एक ब्यूटी है, मतलब बहुत ही सुंदर नाम है, मतलब इट इज़ अ नाइस। आई थिंक ही क्राइड मूव्ड बाय द विजन। अब मूव्ड बाय द विजन, मूव का मतलब होता है असर पड़ना, यहाँ पे मूव मतलब चलना नहीं है। विजन का मतलब जो भी उसकी इमेजिनेशन बनी थी, उस इमेजिनेशन में का उसका ऊपर असर हुआ और तुरंत बोल बैठा। तो बहुत ही अच्छा है, जंपिंग स्टार्स थ्रैश्ड हाई स्कूल 11। ही पुल्ड आउट अ पीस ऑफ पेपर एंड पेंसिल। उसने पेपर निकाला, पेंसिल निकाली और कहा कम ऑन स्वामी, रिपीट द नेम दैट कम टू योर हेड। कहा स्वामी जरा सोचो, दिमाग में तुम्हारे जो भी नाम आते हैं जरा बताओ, उनकी लिस्ट बनाते हैं। इट वुड बी बेटर टू हैव अ लॉन्ग लिस्ट टू सेलेक्ट देम। तो बेहतर होगा, इट वुड बी बेटर कि हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट हो और उसमें से हम चुन लेंगे जो नाम हमें चाहिए होगा। तो ये नामों की लिस्ट बनाना चाहते हैं यहाँ पे। अब वी शैल अंडरलाइन जंपिंग स्टार्स एंड एमसीसी। जंपिंग स्टार्स और एमसीसी को हम अंडरलाइन कर लेंगे, मतलब जंपिंग स्टार्स नाम और एमसीसी जो कि उसने राजम ने खुद ही बताया था, जो कि राजम को बताया गया कि वो जेनरस भी है, इसीलिए वो कंसिडरेशन दे रहा है दूसरों के नामों को भी और खुद का भी नाम साथ में रख रहा है क्योंकि थोड़ा डोमिनेटिंग भी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको हम अंडरलाइन कर लेंगे एंड गिव देम स्पेशल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब होता है कि इनका हम ध्यान रखेंगे, मतलब इनके बारे में हम विशेष तौर पर सोच विचार करेंगे कि ये नाम पर हम मतलब स्पेशल अटेंशन देंगे। तो कम ऑन। स्वामीनाथन रिमेन थॉटफुल एंड स्टार्टेड। तो इस बीच स्वामीनाथन को सोच रहा था, फिर उसने तुरंत बोला, मतलब स्टार्टेड मीन्स स्पीकिंग। फ्रेंड्स 11 जंपिंग स्टार्स तो है ही है, फ्रेंड्स यूनियन ऐसे ऐसे बताता है। आई हैव फ्रेंड्स यूनियन ऑलरेडी हियर। तो चूंकि दोनों लोग लिस्ट बना रहे होते हैं, स्वामी की लिस्ट अलग बनना है, राजम की अलग बनना है, या अब या लिस्ट नहीं है तो कम से कम माइंड की बात हो रही है। तो कहता फ्रेंड्स यूनियन तो यहाँ पहले से ही है, अपनी लिस्ट को तरफ वो बताता है, दिखाता है, मतलब मैंने पहले से इसका नाम लिखा हुआ है। फिर स्वामीनाथन कहता है एक्सेलसियर्स। देखिए एक्सेलसियर्स जो है वो जैसे लकड़ी वगैरह पे जब चलाते हैं रंधा तो उसका जो छीलन निकल के आता है, या जो पैकिंग मटेरियल के लिए भी हम एक्सेलसियर्स को यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ रखते हैं तो उसके आसपास यहाँ पे चीज़ें रख देते हैं जिससे उसको नुकसान ना पहुँचे, उनके बीच में सामान को रख देते हैं, तो वो सब एक्सेलसियर्स के रूप में आ जाएगा। आप चाहे वो कागज़ के पीसेस भी कह सकते हो। अब ये ट्रेडमार्क भी रह चुका है। तो स्वामीनाथन कहता है एक्सेलसियर्स आई हैव गॉट इट। तो आई हैव गॉट इट मतलब मिल गया। उसी में आगे जोड़ देता एक्सेलसियर यूनियन चैम्पियन 11।
और उसके बाद कुछ देर शांति छा जाती है। लॉन्ग पॉज मतलब काफ़ी देर तक रुके रहते हैं। आर यू ड्राइड अप राजम आस्ट, तो राजम कहता है स्वामीनाथन को इन्होंने जो है वो बना दिया सोचने वाली मशीन। ड्राइड अप का मतलब होता है कि जब आप बोलते रहते हो और अचानक फिर आपका, चाहे आप गला सूख रहा हो, चाहे आपको पता नहीं होता कि अब क्या बोले आगे, तो ड्राइड अप सिचुएशन होती है बोलते समय। तो आर यू ड्राइड अप मतलब क्या तुम्हारे आइडियाज़ खत्म हो गए राजम, अब दिमाग में कुछ नहीं आ रहा? और स्वामी से पूछता है। नो, इफ़ मनी वर हेयर, अगर मनी यहाँ होता है ना, देखिए यहाँ पे मनी जो है सिंगुलर है और यहाँ पे हमने वर्क का यूज़ किया है, तो हम उन सिचुएशंस में जो कि रियल में नहीं है पर अगर होती तो क्या होता, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। अगर मनी यहाँ होता, ही वुड हैव सजेस्टेड अ फ्यू मोर नेम्स, तो कुछ और नाम वो बता ही देता। फिर वो कहता है चैंपियन 11 कैसा रहेगा, तो वो कहता है थोड़ा सा, क्योंकि डोमिनेटिंग तो था ही राजम, यू हैव जस्ट सेड इट, अभी अभी तो तुमने इसको कहा है। विक्ट्री यूनियन 11 कैसा रहेगा, मतलब थोड़ा सा घबराता भी था ना वो कि राजम कह रहा है तो यार कुछ सोच के नाम बता ही दो। दैट इज़ वेरी गुड, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी गुड। तो कहता है विक्ट्री यूनियन 11 बहुत ही अच्छा नाम है। पीपल वुड बी अफ्रेड ऑफ अस, लोग हमसे घबराएंगे। ही हेल्ड द लिस्ट बिफोर हिम, तो उसने लिस्ट को अपने सामने रखा, बिफोर मतलब अपने सामने। एंड रेड द नेम्स विद ग्रेट सेटिस्फेक्शन, फिर बड़े सेटिस्फेक्शन के साथ। सेटिस्फेक्शन का मतलब यहाँ पे है कि वो संतुष्ट है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी नाम ले लिए हैं, तो दे आर सेटिस्फाइड विद देयर वर्क। ही हैड स्ट्रगल्ड हार्ड ऑन द प्रीवियस नाइट, क्योंकि पिछली रात को जब वो अकेले अपने घर पर था और सोच रहा था नाम, तो तरह तरह के नाम जो अभी आ गए हैं वो नहीं आ रहे थे, कुछ ही नाम वो सोच पाया था। और बच्चों यही होता है कि व्हेन यू डिस्कस समथिंग अमॉन्ग योर फ्रेंड, तो आपको उसी टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आपको अकेले सोच रहे थे, तो आप देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें निकल कर आती जो आपके दिमाग में नहीं थी। तो हमें निश्चित रूप से उन चीज़ों को शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, उनसे राय सलाह लेनी चाहिए जिनमें आप लगता है कि हम राय सलाह ले सकते हैं। बट ओनली फ्रेंड्स यूनियन, उसके दिमाग में सिर्फ फ्रेंड्स यूनियन आया था उस वक्त। एंड एक्सेलर्स, अच्छा ये भी आया था, मतलब ट्रेडमार्क भी तो है ना, मतलब जैसे कंपनियों के जो नाम होते हैं, लोगो होते हैं, है ना, वो भी एक्सेलर्स, एक्सेलसर्स। केप्ट कमिंग टिल ही फेल्ट फटीग्ड, फटीग्ड मतलब थक गया वो। बट वॉट अ लॉट ऑफ नेम्स स्वामीनाथन, लेकिन स्वामीनाथन ने कितने नेम सोच लिए है ना। वाज एबल टू रील ऑफ, रील ऑफ का मतलब होता है कि आप बिना रुके रुके धड़ल्ले से बोलते चले जा रहे हो, ड्राइड अप वाली सिचुएशन नहीं होती। लेकिन उसने बक 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 कितने नाम बक दिए। कैन यू मीट मी टुमारो इवनिंग स्वामी, वो मतलब वो सोच रहा है कि अभी देखो कितने सारे नाम स्वामी ने बता दिए और एक मैं हूँ जो मुझे नाम याद नहीं आ रहे थे। कैन यू मीट मी टुमारो इवनिंग स्वामी, स्वामी क्या तुम कल शाम को मिल सकते हो। आई शैल गेट मनी डाउन, मैं मनी को भी यहाँ लेकर आऊँगा। लेट्स सेलेक्ट नेम, और हम कुछ नाम सेलेक्ट कर लेते हैं जब मनी भी रहेगा तब। यहाँ दिया गया क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब द पॉइंट्स एंड थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू जज समथिंग, मतलब डिसीजन लेते हो तो जो जिन चीज़ों को सोच कर डिसीजन लेते हो तो वो क्राइटेरिया। व्हाट क्राइटेरिया वुड यू कंसीडर इफ़ यू वर टू नेम अ स्पोर्टिंग टीम ऑफ योर, अगर आपको खुद की स्पोर्टिंग टीम बनानी पड़े तो आप किस क्राइटेरिया पे उस टीम का नाम रखोगे, मतलब क्या सोचो कि किस आधार पर, किस सोच के साथ आप उस टीम का नाम सोचना शुरू करोगे। तो क्वेश्चन तो आपके लिए अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे दिमाग में तो बस यही रहेगा कि कोई अट्रैक्टिव नेम होना चाहिए और सिंपल नेम होना चाहिए, मतलब हम सिंप्लिसिटी और अट्रैक्टिवनेस ऑफ द नेम की तरफ ध्यान देंगे। और मेरा तो ये रहेगा कुछ यूनिक भी होना चाहिए जो कहीं यूज ना किया गया हो। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद स्वामीनाथन ने पूछा, लुक हियर, जरा यहाँ देखो, डू यू थिंक वी शैल हैव टू पे टैक्स। देखिए यहाँ टैक्स की बात आई है, ये याद रखिए कि ये चूँकि ब्रिटिश ज़माने की बात हो रही है, तो वो लोग कितना टैक्स लगाते थे, भारतीयों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, खूब टैक्स वसूलते थे, टैक्स से परेशान थी जनता। नमक तक पे वो टैक्स लगाते थे, सॉल्ट टैक्स जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ साल्ट मार्च होता है जिसे हम नमक सत्याग्रह कहते हैं, दांडी मार्च भी हम जिसे कहते हैं, और जिसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो वो बच्चों के दिमाग में था कि वो टैक्स लगाते हैं, कोर्ट में ले जाके हमें सजा दिलवा देते हैं एट्सेट्रा। तो वो स्वामीनाथन कहता है कि स्वामीनाथन मतलब यहाँ वहाँ की काफ़ी सोचता था, मतलब थोड़ा बवाल भी सोच के रखता था दिमाग में। स्वामीनाथन कहता है कि जरा देखो, है ना, देखो को मतलब इस बात पे भी सोचो कि क्या हमें टैक्स पे करना पड़ेगा क्या, और समथिंग टू द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट को कुछ भी देना पड़ेगा अगर हम कोई टीम स्टार्ट करते हैं तो। मतलब उन्हें लगता है कि बिना गवर्नमेंट की इजाज़त के हम कुछ काम नहीं कर सकते और गवर्नमेंट कुछ ना कुछ चार्ज करेगी ज़रूर। द गवर्नमेंट सीम्स टू टैक्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो ये राजम कहता है गवर्नमेंट तो है ना दुनिया भर में हर चीज़ पर टैक्स लगाती फिरती है। आप वो जब मालगुडी डेज देखेंगे तो देखेंगे कितना अच्छा उसको मतलब बनाया गया है। सो मैनी प्लेसेस लोकल्स का यूज किया गया वहाँ पे। माई फादर्स पे इज़ अबाउट 500, मेरे पिताजी की जो तनख्वाह है वो 500 है, बट नियरली 200 एंड ओवर इज़ डिमांडेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट उसमें से 200 तक डिमांड कर लेती है, मतलब टैक्स कितना हैवी है। एनीवे, खैर फिर भी व्हाट मेक्स यू थिंक दैट वी शैल हैव टू पे टैक्स,
फिर वो बात को पलटता है, वापस आता है, कहता खैर ये बताओ तुम्हारे दिमाग में टैक्स वाली बात कहाँ से आ गई कि हमें टैक्स देना पड़ेगा। आई मीन इफ़ यू डोंट पे टैक्स, तो कहता है मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम टैक्स नहीं देते हैं द गवर्नमेंट मे नॉट रिकॉग्नाइज आवर टीम। ये स्वामी कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम टैक्स नहीं देते हैं तो गवर्नमेंट हमारी टीम को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, पहचानेगी नहीं हमारी टीम को, मतलब हमारी टीम को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, या ऐसी वैसी कोई टीम नहीं है, और फिर हम खेल भी नहीं पाएंगे। वैसे रिकॉग्नाइज का मतलब होता है मान्यता देना, मतलब ऑफिशियली एक्नॉलेज करना कि हाँ ये टीम है और सरकार इसको मानती है, इसको रिकॉग्नाइज करती है। और टीम और इट्स नेम, या तो टीम को नहीं मानेगी, इसके नाम को नहीं मानेगी। एंड 100 अदर टीम्स में टेक द सेम नेम। और अगर हम टैक्स जब हमारी टीम को मानेगी नहीं, हमारे नाम को मान्यता नहीं देगी, तो हमारे नाम का तो कई सैकड़ों टीमें यूज़ कर लेंगी हमारे नाम को। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो टीम का नेम है, अगर हम उसे टैक्स दे के और गवर्नमेंट की लिस्ट में शामिल करा देंगे तो फिर और लोग हमारी टीम का नाम नहीं रख सकेंगे। मतलब ये कॉपीराइट वाला इशू है जो यहाँ पे बातचीत हो रही है। इट माइट लीड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन। सॉर्ट्स मतलब प्रकार, मतलब तरह तरह की। इससे हो सकता है, माइट मतलब ऐसा हो सकता है, लीड का मतलब ये सिचुएशन बन सकती है आगे चलकर, लीड तो आगे चलकर हो सकता है कि तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस बन जाएं। कॉम्प्लिकेशंस मतलब होता है कि उलझन बन जाए, जटिलताएं पैदा हो जाएं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस बन जाए, है ना। कोई भी चीज़ मतलब कोई भी चीज़ और उलझती चली जाती है तो हम कहते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही है, सिंपल नहीं है। सिंपल का अपोजिट यहाँ पे आप कह सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड। तो कहता है कहीं हम परेशानी में ना फंस जाएं। सपोज वी हैव 2 नेम्स, तो राजम कहता है अगर मान लीजिए हम 2 नाम रख लें तो इट इज़ नॉट डन। देखिए इट इज़ नॉट डन जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये स्वीकार नहीं है, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, या ये ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट प्रॉपर। या हम ये भी कह सकते हैं कि इससे काम नहीं चलने वाला, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, तो भी हम इट इज़ नॉट डन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि वो कहता है कि अगर हम 2 नाम रख रहे हैं राजम, तो इट इज़ नॉट डन का मतलब तो इससे काम नहीं चलेगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये हम यहाँ मतलब यहाँ निकाल सकते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ टीम्स दैट हैव 2 नेम। मैं जानता हूँ कि कई टीम हैं जिनके 2 नाम हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इट इज़ नॉट अ ग्रेट डील। व्हेन आई वाज इन बिशप वॉलर्स, जब मैं बिशप वॉलर्स के स्कूल में था, वी हैड ए क्रिकेट टीम दैट वी कॉल्ड, तो हमारे यहाँ क्रिकेट टीम थी जिसको हम कहते थे आई डोंट, फिर वो कह रहा है साथ साथ कह रहा है कि डोंट रिमेंबर द नेम नाउ, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। आई थिंक वी कॉल्ड इट क्रिकेट 11, शायद हम उसे क्रिकेट 11 कहते थे, और वॉलर्स क्रिकेट 11 भी कहते थे। 2 नाम रखते थे। यू सी, अब तुम देख रहे हो ना, तुम समझ पा रहे हो ना, अब तुम ही देखो। यू सी, 1 नेम इज़ फॉर ऑर्डिनरी यूज, एक नाम साधारण तौर पे हम लोग यूज़ करते थे, और दूसरा वाला मैचेस के लिए यूज़ करते थे। तो ये चीज़ जो है राजम अपनी तरफ से मतलब कहता है कि इस तरह से मैंने देखा है कि ऐसे था इस स्कूल में, तो इस तरह के थे। तो राजम चूँकि 2 नाम की जिक्र करता है, स्वामी कहता है ना इससे काम नहीं चलने वाला, इससे कुछ नहीं होगा, या आप कह सकते हो कि ये इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे कारण बताता है कि देखो 2 थे वहाँ पे, एक ऑर्डिनरी हम लोग यूज़ करते थे, और जब मैच खेलते थे तो एक नेम अलग रखते थे। इट इज़ ऑल वेरी वेल फॉर रिच टीम लाइक योर वैलर्स। तो कहता है वो तुम्हारी वैलर्स जैसी टीम के लिए तो ठीक है, जो कि रिच है, उनके पास पैसा है, वो जो स्कूल की बात है। बट सपोज द गवर्नमेंट डिमांड स्वामीनाथन ने टैक्स के पीछे पड़ा, वो कहता है और मान लीजिए हमने 2 नाम रखे और गवर्नमेंट ने 2 प्रकार के टैक्स ले लिए, तो हमसे क्या होगा। फिर आगे देखिए, ये सीन बदलता है। दे सैट राउंड राजम्स टेबल इन हिज रूम। वो लोग राजम के रूम में टेबल के चारों तरफ बैठे हुए थे। मनी भी आ चुका है। मनी हेल्ड बिफोर हिम ए कैटलॉग। कैटलॉग मतलब लिस्ट ऑफ, मतलब उसमें है, लिस्ट में आइटम्स हैं, कैटलॉग सूची। तो कैटलॉग ऑफ मेसर्स बिन्स। तो मेसर्स बिन, देखिए मेसर्स जो है ना, ये मिस्टर का प्लूरल है। और जब एक से ज़्यादा नाम होते हैं तो आप मेजर्स लिख कर इस तरह से आप उनके नाम लिख सकते हो। और जो कंपनी होती हैं, बिजनेस कंपनीज होती हैं, तो जब उसमें एक से ज़्यादा टाइटल हमें यूज़ करने पड़ते हैं ना, जैसे नेम लिख देते हैं, उसके साथ लिख देते हैं एंड सन्स, बिरला एंड सन्स मान लीजिए, तो उस स्थिति में हमें मेजर्स लिखना पड़ता है कि एक से ज़्यादा लोग इस कंपनी के मालिक हैं, टाइटल यूज हो रहे हैं, तो मेजर्स लगा उस कंपनी का नाम। तो मेजर्स बिन्स का मतलब होता है कि बिन सरनेम मान के चल सकते हो, जिनकी कंपनी है और वो पूरा फैमिली उसमें इन्वॉल्व है, तो मेजर्स बिन्स, कंपनी के नाम के पहले मेजर्स लगा दिया। और द शॉप फॉर स्पोर्ट्स गुड, और ये स्पोर्ट्स के आइटम बेचती है, तो उनकी सूची थी कि उनके यहाँ क्या क्या चीज़ें बिकती हैं, तो उसका कैटलॉग उनके पास था। ही रेड, उसने पढ़ा, जूनियर विलर्ड बैट्स 7-8 मेड ऑफ फाइनेस्ट सीजन वुड। तो यहाँ पे बैट की क्वालिटी पढ़ रहा है वो, बल्ले की, कि फाइनेस्ट मतलब बढ़िया से बढ़िया, सबसे बढ़िया, सीजन वुड से बनी हुई है। मतलब लकड़ी काट कर उसे सुखा कर उसे मतलब आप तैयार करते हो चीज़ बनाने के लिए, तो सीजन वुड होती है, मतलब तराशी गई लकड़ी,
यहाँ पे मीनिंग दिया गया है प्रिपेयर्ड फॉर यूज एज टिम्बर बाई ड्राइंग पॉलिशिंग एट्सेट्रा, है ना। तो पूरी तरह से सुखा कर पकाई गई तराशी गई लकड़ी से बना है, क्योंकि बाद में फिर वो फूल जाता है बैट। बाई कैम्ब्रिज जूनियर बॉयज़, जिसे कैम्ब्रिज जूनियर बॉयज़ यूज़ करते हैं, अपना वो एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं कि देखिए हमारे बने हुए बैट्स कैम्ब्रिज जूनियर बॉयज़ 11 यूज़ करते हैं, टीम है। लेट मी हैव ए लुक एट इट, जरा मैं देखूँ तो, राजम ने कहा। ही बेंट ओवर द टेबल, और टेबल पे झुकता है, एंड सेड सीम्स टू बी अ फाइन बैट, अच्छा बैट तो लगता है मतलब सीम्स लगता है। हैव ए लुक एट इट स्वामी, स्वामी से कहता है स्वामी जरा तुम भी देखो। तो स्वामीनाथन क्रेन यहाँ पे क्रेन का मतलब ये है कि वो बैठे बैठे अपनी गर्दन को थोड़ा घुमा कर, है ना, आगे ले जाकर देखने की कोशिश करता है। आप इमेजिन करिए, इमेजरी बनाइए अपने दिमाग में कि क्या हो रहा है, टेबल पे बैठे बैठे कैसे लोग पेश आ रहे हैं। तो स्वामीनाथन अपनी गर्दन को स्ट्रेच करते हुए अपनी नेक को देखने की कोशिश करता है और कहता है दैट इट वाज अ फाइन बैट, हाँ फाइन बैट था, बट ही वाज इनडिस्क्रीट इनफ टू। देखिए डिस्क्रीट का अपोजिट होता है इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट में क्या होता है कि आप अपने केयरलेसली, मतलब अपनी आप बुद्धिमान होते हुए भी आप ऐसा दिखाते हो जैसे आप अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग नहीं कर रहे हो। इनडिस्क्रीट, केयरलेस, चाहे वो आपका डिसीजन हो, चाहे आप कुछ बोल रहे हो, तो यहाँ पे लिखा गया केयरलेस विद वंस वर्ड्स, तो वो ऐसे ही बोल देता है, ठीक है, बिना सोचे समझे, मतलब जो उसके मन में आता है। इट लुक्स लाइक एनी अदर बैट इन द कैटलॉग। तो कहता है कैटलॉग में और जो बैट्स हैं मुझे लगता है वैसे ही ये भी है, कोई खास नहीं इसके अंदर। मनीज लेफ्ट हैंड सॉर्ट आउट एंड हेल्ड हिज नेक। इतने में मनी को तो गुस्सा आ गया, उसने बायां हाथ, सॉर्ट आउट का मतलब होता है कि निकाला, आगे की तरफ बढ़ाया, एंड हेल्ड हिज नेक, और उसकी गर्दन पकड़ ली स्वामी की, एंड प्रेस्ड हिज फेस क्लोज टू द पिक्चर ऑफ द बैट। और उसके बाद उसकी गर्दन एकदम टेबल है ना, उस टेबल पे एकदम नीचे ऐसे ले आया, झुकाया एकदम, जहाँ पे वो लिस्ट रखी हुई थी, लिखा गया था कि देखो कायदे से, वाई डू यू प्रिटेंड टू बी ए क्रिकेटर, तुम क्रिकेटर बनने का बहाना क्यों करते हो। प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, तुम क्रिकेटर बनने का क्या, क्रिकेटर प्लेयर होने का दावा क्यों करते हो, क्यों दिखावा करते हो। इफ यू कैन नॉट सी द डिफरेंस बिटवीन जूनियर विलर्ड एंड अदर बैट्स, जब तुम्हें जूनियर विलर्ड बैट्स में और अदर बैट्स में कोई अंतर नजर नहीं आता तो बेवकूफ़ कहीं कि क्रिकेटर बनते हो अपने आप को। यू आर नॉट फिट टू बी इवन ए स्वीपर इन आवर टीम, हमारी टीम में स्वीपर बनने के लायक भी नहीं हो। तो बच्चों में अक्सर कहा सुनी हो जाती है, पर बच्चे फिर तुरंत मिल जाते हैं। यही तो क्वालिटी होती है बच्चों की, जो बड़े भूल जाते हैं। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन मनीज वर्ड्स टू स्वामी। तो सीधी सी बात है कि मनी जो है वो बुली कर रहा है उसको, है ना, ज़बरदस्ती अपने विचार थोपना चाहता है, और कमेंट भी पास कर रहा है गुस्से में कि तुम्हारे स्वीपर बनने लायक भी नहीं हो। तो मनी को हम कहेंगे इम्पोलाइट है, थोड़ा सा रफ है, और वायलेंट भी हो जाता है, वाइल्ड भी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर दिस एडमोनिशन, मतलब इतनी डांट फटकार के बाद, द होल्ड वॉज रिलैक्सड। होल्ड माने जो पकड़, जो गर्दन पे पकड़ बनाई थी उसे थोड़ा ढीला करता है। राजम कहता है स्वामी डू यू नो व्हाट द कैटलॉग मैन कॉल्स द जूनियर विलर्ड। तो वो कहता है कि जो जूनियर विलर्ड है, कैटलॉग मैन मतलब जो कैटलॉग जिन्होंने बनाया है उस कंपनी ने, वो क्या कहते हैं, मतलब जूनियर विलर्ड के बारे में वो लोग क्या कहते हैं। इट सीम्स इट इज़ द रॉयल्स रॉयल्स अमंग द जूनियर बैट्स, मतलब क्या खासियत है इसकी। तो वो कहते हैं कि ये जो बैट्स हैं उन बैट्स में, जूनियर बैट्स में रॉयल्स रॉयस की तरह से है, जो कि ये कार है ना, बहुत ही फेमस रॉयल्स रॉयस कार होती हैं। तो उसने बक दिया स्वामीनाथन ने, डोंट यू नो द डिफरेंस बिटवीन द रॉयल्स रॉयस एंड द कार्स। या हो सकता है कि इसे राजम कहता है कि ये जो बैट्स है विलर्ड्स, ये जैसे कार्स में रॉयल्स रॉयस कार्स होती हैं, उसी प्रकार से अदर बैट्स की तुलना में ये जो जूनियर विलर्ड है ये कारों में रोल्स रॉयस की तरह से है, बैट्स में इसकी यही पोजीशन है। डोंट यू नो द डिफरेंस बिटवीन द रोल्स रॉयस। उसका पूछता है कि तुम्हें पता है कि दुनिया भर में जितनी कारें हैं तो उन कारों में और रोल्स रॉयस में क्या अंतर है, क्या तुम्हें अंतर नहीं पता क्या। तो स्वामीनाथन कहता है कि हॉटली आई नेवर सेड आई सॉ नो डिफरेंस बिटवीन द रोल्स रॉयस। कहा मैंने, हॉटली मतलब होता है कि थोड़ा दम्भ में, घमंड से, अभिमान में, है ना, सीना तानते, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं नहीं जानता। आई नेवर सेड आई सॉ नो डिफरेंस बिटवीन रॉयल्स रॉयस, मैंने तो कभी नहीं कहा कि रॉयल्स रॉयस और अदर कार्स में मुझे डिफरेंस पता ही नहीं है। तो कहता व्हाट इज़ द डिफरेंस। राजम ने कहा अच्छा बताओ क्या डिफरेंस है। मनी लाफ्ड एंड टीज्ड, मनी थोड़ा सा हंसा, मतलब वही जो दबंगई करने वाला, बुली टाइप का पर्सन, और हंसता हुआ थोड़ा सा छेड़ता हुआ, कम ऑन बताओ फिर। यानी उन्हें मालूम था कि स्वामीनाथन नहीं जान पाए, नहीं है पता होगा उसको। इफ़ यू रियली नो द डिफरेंस वाई डोंट यू से इट, अगर तुम्हें वाकई में अंतर पता जरा बोलो तो। स्वामीनाथन सेड द रॉल्स कॉस्ट लाख ऑफ, रोल्स जो है वो 1 लाख रुपए में आती है, वाइल अदर कार्स कॉस्ट अबाउट, बाकी सब 10,000 में आती हैं, के अंदर आ जाती हैं। अ रोल्स हैज़ इंजन्स मेड ऑफ सिल्वर, जो रोल्स रॉयस कार्स होती हैं उनके इंजन जो है सिल्वर का बना होता है, और बाकी सबका इंजन जो है लोहे का बना होता है। मतलब जो स्वामीनाथन है, कहा ना मिस्चीवस है,
वो अपने हाथ आजमाने से चूकता नहीं है। तो बक दिया उसने। यहाँ देखिए हॉटली का मीनिंग लिखा अनफ्रेंडली एंड प्राउड वे, जो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने कब कहा कि मुझे अंतर नहीं मालूम है दोनों के बीच में। ओहो पियर्ड राजम, राजम ने उसको घूरते हुए देखते हुए कहा, मतलब है ना, स्टेयरिंग एट हिम। ओहो, तो ये अंतर है। अ रॉयल्स नेवर गिव्स ट्रबल वाइल अदर्स कार ऑलवेज गिव ट्रबल। तो मेरे ख्याल से स्वामीनाथन और आगे बोलता है कि रॉयल्स कारें कभी भी ट्रबल क्रिएट नहीं करती हैं, जबकि बाकी कारें ट्रबल क्रिएट करती हैं, परेशानी क्रिएट करती हैं। मतलब रॉयल्स वॉयल्स कभी ख़राब नहीं होती। रॉल्स इंजन नेवर स्टॉप, रॉल का इंजन जो है कार चलती जाती, कभी रुकता नहीं है। रॉल्स रॉयस नेवर मेक अ नॉइज, रॉल्स रॉयस कारें आवाज़ नहीं करती हैं, कभी भी आवाज़ नहीं करती हैं, और बाकी कारें आवाज़ करती हैं। ये सारी की सारी अंतर वो बताता है। वाई नॉट डिलीवर लेक्चर ऑन द रॉल्स रॉयस आर, मनी ने कहा तुम रॉल्स रॉयस पे कोई लेक्चर क्यों नहीं देते हो, इतना कुछ जानते हो। तो उसके बाद राजम कहता है कि स्वामी आई एम ग्लैड यू नो सो मच अबाउट द रॉल। कहा मुझे तो बड़ी खुशी है कि तुम रॉल्स रॉयस के बारे में इतना कुछ जानते हो। आई एम एट द सेम टाइम असेम टू फाइंड, अब और दूसरी और साथ ही साथ मैं बहुत शर्मिंदगी भी महसूस करता हूँ, मुझे कुछ शर्म आती है टू फाइंड यू नोइंग अ लिटिल अबाउट विलर्ड जूनियर, कि तुम्हें विलर्ड जूनियर के बारे में बहुत कम जानकारी है। वी हैड, मतलब यहाँ पे असेम मतलब ही रिग्रेट्स, वी हैड अबाउट अ डजन विलर्ड जूनियर्स। जब मैं बिशप वॉलर्स स्कूल में पढ़ता था तो हमारे यहाँ लगभग 1 दर्जन विलर्ड जूनियर्स बैट थे, क्योंकि भाई वो देखिए स्कूल है, रिच स्कूल था। ओह वॉट बैट्स, क्या बैट थे। दे आर एक्चुअली स्प्रिंग्स इनसाइड, ऐसा लगता है जैसे बैट्स के अंदर कोई स्प्रिंग लगी हो, सो दैट व्हेन यू टच द बॉल, क्योंकि बॉल को छूते ही बॉल हवा में उड़ जाती है। मतलब स्टॉक जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही अच्छा स्टॉक होता था उनके बैट्स में। देर इज़ फाइन सिल्क कॉर्ड, और उसके ऊपर जो उसके ऊपर धागे लिपटे हुए हैं फाइन सिल्क के बने होते हैं, जो हैंडल होता है वहाँ पे, है ना, और नीचे भी धागे लोग बांध देते हैं वैसे भी। वाउंड राउंड द हैंडल, तो यहाँ पे हैंडल के आसपास जो कोर्ड हैं, है ना, जिससे कि झटका उटका न लगे, फाइन सिल्क के हैं। यू डोंट नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं पता। एंड येट यू टॉक, और तुम बात करते हो। सो मी अनदर बैट विच है सिल्क कॉर्ड एंड स्प्रिंग्स लाइक दैट। कहता अच्छा दरअसल राजम जो है इसको लेके बहुत पॉजिटिव है, वो ये विलियर्ड जूनियर्स के बारे में कुछ भी यहाँ वहाँ सुनना नहीं चाहता। जब उसे पता चलता है कि स्वामीनाथन को इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, तो थोड़ा सा उसे क्रोध भी आता है कि मैं इसका नाम ले रहा हूँ और इसे पता ही नहीं। तो कहता है कि सो मी अनदर बैट, कोई और बैट दिखाओ तुम जिसपे सिल्क कॉर्ड लगे होते हैं, रेशम के धागे से उसे उसके हैंडल के चारों तरफ धागे लगे होते हैं, जैसे कि विलर्ड में होते हैं। देयर वॉज ए पॉज, कुछ देर तक चुप्पी छाई रहती ना। आफ्टर दैट राजम सेड, फिर राजम कहता है नोट इट डाउन, जरा इसे लिखो स्वामीनाथन नोटेड डाउन ऑन ए पेपर। तो स्वामीनाथन ने लिखा विलॉर्ड जूनियर बैट। उसे कहता है विलॉर्ड जूनियर बैट को तुम लिख के दिखाओ। तो वो इस तरह से लिखता है विलॉर्ड जूनियर बैट, और एंड लुकिंग अप आस्क्ड हाउ मैनी, और उसके बाद ऊपर फिर आंख उठाकर देखता, कहता कितने लिखे हैं, हम लिस्ट बना रहे हैं ना यहाँ पे। ये देखिए विलॉर्ड जूनियर बैट, ये बताया जा रहा है कि बच्चे हैं अभी, और इंग्लिश इतनी अच्छी स्वामीनाथन की नहीं है। से 3 विल दैट डू, मनी कहता है 3 लिख लो, मेरे ख्याल से इससे काम चल जाएगा। वाई वेस्ट मनी ऑन दीज बैट्स, 2 विल डू। तो कहता है क्यों 3 बैट्स लेना जब 2 से काम चल जाएगा, ये शायद कहता है स्वामी। बट सपोज 1 ब्रेक्स इन द मिडिल ऑफ ए मैच, राजम सेट, राजम ने कहा, अच्छा राजम जो है मनी से मतलब उसकी बनती है इसको मतलब। तो कहता है कि अच्छा मान लो अगर बीच में कोई टूट गया तो डू यू सपोज वी आर गोइंग टू सप्लाई बैट्स टू आवर अपोनेंट्स। तो कहता है तुम्हें क्या लगता है, या तुम्हारा ये मतलब है कि हम लोग जो है जो हमारी अपोनेंट टीम होगी उसको भी हम बैट सप्लाई करेंगे। भाई मान लीजिए उनका बैट वोट कोई टूट गया तो हमसे बैट मांगेंगे ना, तो हम मना थोड़ी कर पाएंगे वहाँ पर 3 बैट रहेंगे। दे विल हैव टू कम प्रोवाइडेड विद बैट, उन्हें अपने बैट खुद लेके आने पड़ेंगे। वी मस्ट मेक इट क्लियर, हमें ये चीज़ साफ साफ कर देनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी उनको। इवन देन इफ आवर बैट ब्रेक्स वी मे हैव टू स्टॉप प्लेइंग। फिर वो कहता है लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए हमारा कोई बैट टूट गया तो हमें खेल रुकना पड़ेगा। 2 विल डू राजम अनलेस यू वांट टू वेस्ट मनी। ये स्वामी कहता है यार 2 से काम चल जाएगा राजम, अगर तुम्हें वाकई में पैसा नहीं बर्बाद करना है तो वो मनी कॉन्शियस भी है। हाउ डू यू गो अबाउट इक्विपिंग योर स्पोर्ट्स टीम दीज डेज, अगर आज आपको क्रिकेट टीम बनानी है तो आप उसे कैसे इक्विप करोगे, मतलब किन किन चीज़ों से अपनी क्रिकेट टीम को सजाओगे, कौन कौन से आप वहाँ पे प्रोटेक्टिव और प्लेइंग गियर्स का यूज़ करोगे। तो सारी चीज़ें है ना, ग्लव्स हैं, पैड्स हैं, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। इन अबाउट एन आवर दे सेलेक्टेड फ्रॉम द कैटलॉग, तो लगभग 1 घंटे में उन्होंने जो कैटलॉग था मिसेस बिन का, है ना, तो उसमें से टीम की रिक्वायरमेंट के अनुसार उन्होंने जो कुछ चुनना था चुन लिया, लिस्ट बना लिया। एंड देन केम द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द होल अफेयर। होल अफेयर मतलब जो कुछ भी मशक्क़त कर रहे थे, पूरा मामला, पूरा काम, पूरा जो प्रोग्राम वो बना रहे थे, तो पूरी बात में सबसे डिफ़िकल्ट बात ये थी अ लेटर टू मिसेस बिन, मिसेस बिन को लेटर लिखना और उसमें गुड्स को ऑर्डर करना। अभी आपसे ही कह दिया जाए कि एक लेटर लिखो तो आप भी घबरा जाओगे, यार एप्लीकेशन सिक लिखनी होती तो परेशानी होती है।
यहाँ कंपनी को लेटर लिखना है। बेयर कर्टसी, बेयर मतलब सिर्फ मात्र, कर्टसी मतलब होता है कि जब आप अपनी सिविलिटी, अपनी तमीज़ दिखाते हो, बड़ी सौजन्यता से पेश आते हो, किसी को इज्जत देते हुए, आप वहाँ पे फॉर्मल पोलाइटनेस दिखाते हो। बेयर कर्टसी मेड राजम ऑफर द ऑथरशिप ऑफ द लेटर। ऑथरशिप मतलब जो किसी चीज़, जो आप मतलब जैसे पोएट है तो अपनी पोएम का ऑथर है, कोई नॉवेल लिखता है तो उस नॉवेल का ऑथर है। तो यहाँ पे मालिकाना हक जिसे कहा जाए, मतलब कि कौन लिखेगा यहाँ पे, हु इज द राइटर ऑफ द लेटर, है ना। तो राजम ऑफर द ऑथरशिप ऑफ द लेटर टू मनी। तो राजम मनी से कहता है कि यार तुम लिखो। अब मनी आप जानते हैं कि थोड़ा सा सुस्त टाइप का है, मंद बुद्धि टाइप का है, स्लो है, पर बुली करना जानता है, शरीर से है ताकतवर, कसरत वरसत करता है। यहाँ बेयर कर्टसी का मतलब ये है कि सिर्फ कर्टसी दिखाने के लिए, अपना उदार हृदय दिखाने के लिए, अपना लिबरल एटीट्यूड दिखाने के लिए, और हो सकता है कि थोड़ा सा उसको मनी को लेकर वो काइंड फीलिंग्स रखता हो, क्योंकि यहाँ पे हमने कभी भी मनी से झगड़ते नहीं देखा राजम को। तो दैट इज़ वाई है बेयर कर्टसी, द लिबरल इनसाइड राजम, दैट इज़ बेयर कर्टसी। तो कहता है इसे मनी को लिखने दो। हु डिक्लाइंड इट, लेकिन वो मना कर देता है। वो ठीक है, उसने कहा कौन जहमत उठाई जाए। स्वामीनाथन वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इट इन स्पाइट ऑफ हिज प्रोटेस्ट। अब स्वामीनाथन को प्रोटेस्ट के बावजूद भी कि नहीं मुझे नहीं लिखना, मुझे नहीं लिखना, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद भी उसे ही एक्सेप्ट करना पड़ा कि लेटर स्वामीनाथन लिखेगा। राजम लिख सकता था पर राजम नहीं लिखना चाहता। एंड ही सेट फॉर अ लॉन्ग टाइम च्यूइंग हिज पेंसिल। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पेपर लेके बैठा है, पेंसिल चबा रहा है मुँह से, उसके समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें, विदाउट प्रोड्यूसिंग अ वर्ड। तो काफ़ी देर तक वो बिना कोई वर्ड लिखे ही ऐसे ही पेंसिल चबाता बैठा रहा। ही हैड इन्फिनिट ट्रबल विद स्पेलिंग। देखिए उसे स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक होती थी। इनफाइनाइट मतलब कभी ख़त्म ना होने वाला। तो ही हैड इनफाइनाइट ट्रबल विद स्पेलिंग मतलब होता है कि उसकी स्पेलिंग्स अक्सर गलत हो जाया करती थी, ये उसकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही थी। तो सोच रहा था लिखूंगा फिर कोई स्पेलिंग गड़बड़ाएगी, जैसे हमने ऊपर देखा था ना विलर्ड जूनियर लिखता है वो। तो ही हैड इनफाइनाइट ट्रबल विद स्पेलिंग मतलब कि ही वेरी ऑफन मेड मिस्टेक्स इन स्पेलिंग्स एंड द मोर ही ट्राइड टू बी करेक्ट। और जितना वो ज़्यादा सोचता था कि मैं सही स्पेलिंग लिखूं, उतना ही वो मडल्ड कर जाता था, मीन्स की कंफ्यूज कर जाता था। ऐसे ही होता है, जैसे मान लीजिए आप प्लस माइनस कहीं कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, बार बार मिस्टेक आ रही है, तो आप देखते हो कि फिर वो मिस्टेक जाती नहीं है, फिर आप दूसरे को तो यार तुम जरा तुम जोड़ के देखो, तो उससे फिर मिस्टेक पता चलती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल हो जाता है। तो स्पेलिंग्स उसकी मिस्टेक्स अक्सर हो जाया करती थी, फिर उसे लिखना पड़ रहा था। अब चूँकि भाई वो सबसे ज़्यादा डरपोक था लोग तीनों में, तो ही वॉज बिकमिंग मडल्ड, उतना ही कन्फ्यूज होता जाता था। इन द एंड ही सेट सो लॉन्ग थिंकिंग, और अंत में ये हुआ कि वो इतनी देर तक बैठकर सोचता रहा स्पेलिंग की, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, स्पेलिंग क्या होगी, कि इवन सच वर्ड्स मतलब यहाँ तक कि इस तरह के शब्द, किस तरह के शब्द, जैसे दा की स्पेलिंग है और एंड की स्पेलिंग है, इनमें भी उसे डाउटफुल नज़र आने लगा कि यार इसकी स्पेलिंग ये होगी कि नहीं होगी। तो ये सबके साथ हो जाता है। राजम टुक अप द टास्क, फिर राजम ने खुद अपनी जिम्मेदारी ली। तो एक प्रकार से देखा जाए तो राजम ये भी शो करना चाहता था कि तुम लोग नहीं लिख सकते, मैं ही लिख सकता हूँ। तो वही बेयर कर्टसी वाली बात आ गई कि वो पहले खुद ना आकर कि मुझे लोग घमंडी ना समझें कि तुम लोग नहीं लिख सकते हो, तो उसने कर्टसी दिखाते हुए, सिर्फ कर्टसी मतलब बेयर माने सिर्फ अपनी कर्टसी शो करते हुए उसने मनी को कहा, मनी ने हटाया। तो स्वामीनाथन को कहा, स्वामीनाथन पेंसिल ही चबाता बैठा रह गया, वो कुछ नहीं लिखा। हाफ एन आवर लेटर ही प्लेस्ड ऑन द टेबल। उसके बाद उसने आधे घंटे बाद एक लेटर प्लेस किया। अब आप देख सकते हो बच्चों की राइटिंग है कैसी है, और इसमें कहीं मिस्टेक तो नज़र आ नहीं रही। एंड विक्ट्री यूनियन 11 MCC और विक्ट्री यूनियन 11 ये नाम उन्होंने चुना। मालगुडी प्लेस का नाम है, जो कि फिक्शनल प्लेस है, कहीं पे रियल प्लेस नहीं है इस टाइप की। तो इसे पढ़ लीजिए आप। और कैप्टन राजम खुद ही अपने आप में है। तो द लेटर रिसीव्ड स्वामीनाथन्स बेनेडिक्शंस। यहाँ मीनिंग देखिए है ब्लेसिंग्स। जब आप खुश होते हो और खुश होकर जो आप कमेंट पास करते हो उसके ऊपर, उसके विशेष पास करते हो अच्छाई के लिए, उस व्यक्ति के जीवन के लिए, उसके कैरियर के लिए कि बहुत अच्छा, तो वो बेनेडिक्शंस है यहाँ पे। तो स्वामीनाथन भी बड़ा प्रसन्न होता है लेटर देखने के बाद और कहता होगा वेल डन, बहुत अच्छा, रियली गुड। बट मनी एक्सप्रेस्ड सर्टेन डाउट, लेकिन मनी को कुछ डाउट था। ही वॉन्टेड टू नो वेदर डियर मनी तर्क कर रहा है कि वो ये जानना चाहता था कि डियर कुड स्टैंड एट द बिगनिंग ऑफ ए लेटर टू ए परफेक्ट स्ट्रेंजर। अब चूंकि मिसेस बिन को हम जानते नहीं हैं और आप उनको लेटर लिख रहे हो और आपने डियर लिखा हुआ, यहाँ पे देखिए ना, ये यहाँ डियर लिखा गया। तो कहता है क्या यहाँ पे डियर ठीक रहेगा, क्योंकि हम तुमको जानते ही नहीं हैं। और हाउ कैन यू कॉल बिन्स डियर सर, आप उनको डियर सर कैसे कह सकते हो, सिर्फ सर कहना चाहिए।
मतलब इतनी इज्जत नहीं बख्शनी है। राजम एक्सप्लेन करता है, आई वॉन्ट से सर, कहा मैं सर नहीं कहूँगा, इट इज़ सेड ओनली बाई क्लर्क्स। अब ये चिढ़ गया राजम थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी कमी निकाली ना। स्वामीनाथन जानता भी को कुछ कमी, तो उसने, क्योंकि स्वामीनाथन बिल्कुल कुछ नहीं सुझाई दे रहा था उसको, तो उसने कहा वेरी गुड, वेरी वेल डन, वेल डन, मेरी तरफ से पास है ये लेटर। लेकिन मनी को फिर वो जवाब देता है चिढ़ के, इट इज़ सेड ओनली बाई क्लर्क्स, सिर्फ क्लर्क्स होते हैं जो सर कहते हैं। आई एम नॉट बिन्स क्लर्क, मैं बिन का क्लर्क नहीं हूँ, मतलब जो कंपनी उसका क्लर्क नहीं हूँ, जो वहाँ कंपनी में काम करते होंगे वो सर कहते होंगे। आई डोंट केयर टू एड्रेस हिम सर, मुझे सर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी मैं सर कहने की कोई परवाह नहीं करता। सो दिस लेटर वेंट एज इट वॉज, तो लेटर जैसा था वैसे ही फिर भेज दिया जाता है। बाद में आता है बैट्स वगैरह, वो सब मालगुडी डेज में आप देखेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं ये सब आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे, या आप हमें से व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके, क्योंकि वहाँ पे चैनल पे हम अपने वीडियोज़ और नोट्स जो कुछ भी उसका लिंक डालते रहते हैं। तो ये ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म होता है। मुझे लगता है कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और जो हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो आपको मालगुडी डेज़ का लिंक दिया हुआ है, जो आपको व्हाट्सएप और उस पर यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा, तो आप उसे क्लिक करके देखिएगा ज़रूर। और ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो लोग हिंदी में सीरियल है, आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा कैसे लोग एक्टिंग करते हैं और कितने कैमराज यूज़ होते हैं, कितने लोकल्स को वहाँ पे दिखाते हैं। मतलब एक जगह कैमरा सेट करके डायलॉग बाजी नहीं होती, सिचुएशंस चेंज होती हैं, प्लेसेस चेंज होती हैं। और शुरू का म्यूज़िक, क्या बेहतरीन म्यूज़िक, एकदम मेस्मराइजिंग। तो इस ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों, अगले ट्यूटोरियल में फिर हमसे आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, आपके लाइक से बहुत फ़र्क पड़ता है। ओके, बाय बाय।